चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए अभी तक क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट को कल्टीवेशन में कौन कौन से प्रोसेसेज इन्वॉल्व होते हैं, प्रोसेसेज इन्वॉल्व ड्यूरिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और फील्ड, कि फील्ड और सॉइल का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। उसके बाद आगे प्रिपरेशन ऑफ फील्ड और सॉइल में हम लोग पढ़े हैं कि सॉइल या फील्ड का प्रिपरेशन जो होता है वो डिफरेंट प्रोसेसेस से होता है। फर्स्ट जो प्रोसेस उसमें अप्लाई होता है वो होता है प्लाविंग। उस प्लाविंग के एडवांटेज को लेकर पढ़े। सेकेंड प्रोसेस लेबलिंग के बारे में जाने हैं और लेबलिंग के भी एडवांटेज सीखे हैं। थर्ड होता है एडिंग ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो पिछले क्लास में मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर को लेकर बताया गया कि मैन्योर्स क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर का यूज हम लोग करते हैं फील्ड में, किस पर्पज से करते हैं, उससे क्या एडवांटेज है और मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस होता है। आज के क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग ऑफ सीड्स में बताया गया कि प्रिपेयर्ड फील्ड में सीड को स्कैटरिंग करने की जो प्रोसेस है इसको सोइंग ऑफ सीड्स कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इन प्रिपेयर्ड फील्ड इज कॉल्ड सोइंग ऑफ सीड्स। यानी प्रिपेयर्ड फील्ड में सीड्स को स्कैटरिंग करने की प्रोसेस को सोइंग ऑफ सीड्स कहते हैं। इस सोइंग ऑफ सीड्स के भी टू मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है बाय हैंड। तो हैंड के द्वारा जो प्रिपेयर्ड फील्ड में सीड का स्कैटरिंग होता है इसको ब्रॉडकास्टिंग के नाम से जाना गया है, जो कि ब्रॉडकास्टिंग मेथड जो है सक्सेसफुल मेथड नहीं माना गया है, क्योंकि हैंड से जब हम लोग सीड्स का स्कैटरिंग करते हैं तो इस क्रम में क्या होता है कि प्रिपेयर्ड फील्ड में कहीं कहीं सीड ज्यादा स्टोर हो जाता है, ज्यादा चला आता है और कहीं कहीं जो है आता ही नहीं है, कम आता है। कुछ सीड्स क्या होते हैं कि फील्ड के बाउंड्री के बाहर भी चले जाते हैं, ठीक ना। इसीलिए हैंड के द्वारा सीड का सोइंग सक्सेसफुल मेथड नहीं माना गया। तो बाय हैंड में सब लोग लिख लीजिए, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है ना बाय मेथड्स ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स। इसमें फर्स्ट क्या लिखना है, बाय हैंड। बाय हैंड में लिखिए सभी लोग। द प्रोसेस ऑफ, बोले सभी लोग नोट कर रहे हैं? यस सर। यस सर। लिखिए द प्रोसेस ऑफ scattering of seeds the process of scattering of seeds in prepared field, the process of scattering of seeds in prepared field by hand is called broadcasting. The process of scattering of seeds in prepared field by hand is called broadcasting. हो गया, पूरा हो गया सभी का। सेकंड देखिए, सेकंड है बाय सीड ड्रिलर। सीड ड्रिलर के हेल्प से सीड का सोइंग हम लोग करते हैं। तो सीड ड्रिलर के हेल्प से सीड का सोइंग हम लोग कैसे करेंगे इसको लेकर के जानना है। तो सीड ड्रिलर क्या होता है, एक एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट है
जो वुडन प्लाऊ के, वुडन जो प्लाऊ होता है उसमें वुडन प्लाऊ में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में, मेटल के ट्यूब के रूप में जो है कनेक्टेड होता है सीड ड्रिलर। देखना मेटल का जो ट्यूब होता है उसमें कनेक्टेड होता है और इसमें कप शेप्ड अरेंजमेंट होता है, कप की तरह अरेंजमेंट होता है, कप शेप्ड अरेंजमेंट लगा होता है। इसी में प्लाविंग के समय हम लोग क्या करते हैं कि सीड को इसमें डालते जाते हैं और जब वुडन प्लाऊ से प्लाविंग होता है वहीं प्लाविंग से जो फ्यूरो बनता है, गड्ढा बनता है, वहां पर सीड आकर के धीरे धीरे जो है सेट होते जाता है, सोइंग होते जाता है सीड्स का। तो ये है सीड ड्रिलर, ये साइंटिफिक मेथड है सोइंग ऑफ सीड्स का, ठीक ना। और सीड ड्रिलर के हेल्प से हम लोग सीड का जब सोइंग करते हैं तो इसमें प्रिपेयर्ड फील्ड में क्या होता है कि यूनिफॉर्मली सीड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इससे क्रॉप प्लांट का प्रोडक्शन अच्छा होता है, सारे सीड्स का प्रॉपर जर्मिनेशन होता है। सीड के जर्मिनेशन के बाद जो न्यू प्लांट ग्रो करते हैं उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पाता है। अगर एक जगह बहुत ज्यादा सीड्स हो जाए, फील्ड में कहीं जमा हो जाए, तो इससे जो न्यू प्लांट ग्रो करेंगे सारे प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा सॉइल से। लेकिन अगर प्रॉपर सीक्वेंस में यूनिफॉर्मली अगर सीड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है फील्ड में, तो उससे सीड जर्मिनेशन से न्यू प्लांट ग्रो करेगा, उसको प्रॉपर क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, प्रॉपर उसका ग्रोथ होगा, उससे प्रोडक्शन ज्यादा होगा। आई बात समझ में? तो सीड ड्रिलर में लिखिए बाय सीड ड्रिलर, इसमें लिखेंगे इट इज द साइंटिफिक मेथड टू, it is the scientific method, it is the scientific method of sowing of seeds in prepared field. It is the scientific method of sowing of seeds in prepared field. It helps in the uniformly distribution of sowing of seeds in field. It helps in the uniformly distribution of sowing of seeds in prepared field. It helps in the uniformly distribution of sowing of seeds in prepared field. यह prepared field में seeds के uniformly distribution में क्या करता है, हेल्प करता है। तो देखिए दो मेथड के बारे में हम लोग पढ़े हैं, बाय हैंड एंड बाय सीड ड्रिलर। सोइंग ऑफ सीड्स के दो मेथड बताए गए, बाय हैंड एंड बाय सीड ड्रिलर, जिसमें बाय हैंड से जो सीड का सोइंग होता है आप तो बता रहे थे कि बाय हैंड से सीड का जो सोइंग होता है, इस सीड्स के सोइंग के कुछ डिसएडवांटेज हैं और सीड ड्रिलर के हेल्प से सीड का जो सोइंग होता है उसके कुछ एडवांटेज हैं। क्या ये डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज दोनों अच्छी तरह समझ में आता है? बोलिए मनस्वी। यस सर। दोनों बात समझ में आ गया कि हैंड के द्वारा सीड का सोइंग करेंगे तो क्या डिसएडवांटेज होगा और सीड ड्रिलर के हेल्प से सीड का सोइंग करेंगे तो क्या एडवांटेज होगा, ये समझ में आ गया अच्छी तरह? यस सर।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा होमवर्क में। Yes, sir. लिखिए, क्वेश्चन लिखिए तो सभी लोग। क्वेश्चन में लिखना है व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ sewing of seeds by hand? What are the disadvantages of sewing of seeds by hand? उसके बाद लिखेंगे what are the advantages of sewing of seeds? What are the advantages of sewing of seeds by seed driller? What are the advantages of sewing of seeds by seed driller? By seed driller. हो गया। अब सोइंग ऑफ प्लांट्स का एक मेथड है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन लिखिए, टॉपिक नेम सभी लोग लिखिए। सोइंग ऑफ प्लांट्स में ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन लिख लिए सब लोग, ट्रांसप्लांटेशन। यस सर। देखिए, ट्रांसप्लांटेशन क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसा होता है जिसका कल्टीवेशन करने के लिए सबसे पहले उसके सीड को फील्ड के छोटे से एरिया में हम लोग जर्मिनेट करवाते हैं और न्यूली प्लांट का ग्रो करवाते हैं, ठीक ना। फील्ड के किसी छोटे से एरिया में उसका ग्रोथ करवाते हैं और सीड के जर्मिनेशन से न्यू प्लांट्स जब ग्रो कर जाता है तब उस प्लांट्स को फिर ट्रांसफर करते हैं कहाँ? प्रीपेयर्ड फील्ड में। कल्टीवेशन करने के लिए प्रीपेयर्ड फील्ड में फिर उसको ट्रांसफर करते हैं ना। तो जिस छोटे से एरिया में, फील्ड के जिस छोटे से एरिया में सीड के जर्मिनेशन से न्यू प्लांट को ग्रो कराया जाता है उसको हम लोग नर्सरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट नर्सरी। इस नाम से जानेंगे जी, प्लांट नर्सरी के नाम से जानते हैं। Plant nursery. प्लांट नर्सरी से न्यूली ग्रो प्लांट को प्रीपेयर्ड फील्ड में प्लांटिंग करने की जो प्रोसेस होता है, ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस होता है, इसी को किस नाम से जानेंगे? ट्रांसप्लांटेशन। जैसे पैडी का कल्टीवेशन इस मेथड से होता है। किसको किसको पता है? मयंक, यस सर। पैडी का कल्टीवेशन ट्रांसप्लांटेशन मेथड से होता है, ये बात पता है आपको? नो सर। नहीं पता है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को देखने के लिए कभी विलेजेज में जाएंगे, ठीक ना, खासकर रेनी सीजन के शुरुआत में, उस समय आपको ये देखने को मिलेगा कि पैडी के प्लांट को छोटे से एरिया में प्लांट नर्सरी में ग्रो कराया जाता है
और जब उसका ग्रोथ हो जाता है तब प्रिपेयर्ड फील्ड में उसको अप्रूटेड कर करके फिर से ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। तो पैडी का कल्टीवेशन होता है ट्रांसप्लांटेशन से, इसके बाद ब्रिंजल का होता है, ओनियन का होता है, ठीक ना। ये सब जो प्लांट्स ऐसा है, फिर जो है कैबेज का होता है, कॉलीफ्लावर का होता है, ये सब प्लांट्स का कल्टीवेशन कैसे होता है, ट्रांसप्लांटेशन मेथड से होता है। प्लांट नर्सरी में पहले प्लांट को ग्रो कराया जाता है, न्यूली ग्रोथ प्लांट को क्या किया जाता है, फिर से प्रिपेयर्ड फील्ड में ट्रांसफर किया जाता है। इस मेथड को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। लिखिए सब लोग, डिफिनेशन में लिखिए, द ट्रांसफर ऑफ न्यूली ग्रोन प्लांट्स, the transfer of newly grown plants from plant nursery to prepared field. The transfer of newly grown plants लिखेंगे, newly grown plants from plant nursery to prepared field, plant nursery to prepared field is called transplantation. हो गया, द ट्रांसफर ऑफ न्यूली ग्रोन प्लांट्स फ्रॉम प्लांट नर्सरी टू प्रिपेयर्ड फील्ड, plant nursery to prepared field is called transplantation. Is called transplantation. Is called transplantation. आई बात समझ में? Yes. मयंक बोलिए। Yes, sir. मनस्वी समझ में आ गया ट्रांसप्लांटेशन क्या है? Yes, sir. हाँ, अब इस ट्रांसप्लांटेशन से कुछ एडवांटेज हैं। एडवांटेज लिखने के लिए होमवर्क रहेगा, पहले ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। ट्रांसप्लांटेशन से क्या क्या एडवांटेज हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, ट्रांसप्लांटेशन का फर्स्ट एडवांटेज ये है कि ट्रांसप्लांटेशन मेथड से क्रॉप प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं तो इससे क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता है, प्रॉपर होता है। क्यों? क्योंकि फील्ड तो चेंज कर गया जी। पहले से प्लांट नर्सरी में प्लांट ग्रो किया हुआ था तो इसका न्यूट्रिएंट, सॉइल का न्यूट्रिएंट्स तो ऑलरेडी यूज हो चुका था, लेकिन इस प्लांट नर्सरी से प्रिपेयर्ड फील्ड में जब हम प्लांट को ट्रांसफर करेंगे तो फिर से यहाँ से नया सॉइल मिलेगा जो कि फर्टाइल सॉइल होगा, न्यूट्रिजिनस सॉइल होगा। इसके न्यूट्रिएंट्स प्लांट को प्रॉपर वे में मिलेंगे तो प्लांट का ग्रोथ क्या होगा, अच्छा होगा, ज्यादा अच्छा होगा। और उस केस में न्यू प्लांट क्या होगा, ग्रो कर करके ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। ये फर्स्ट एडवांटेज है। आर्यन सुन रहे हैं? यस सर। हाँ, अभी डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या आप? यस सर। हाँ, देखिए ध्यान से सुनिए, ट्रांसप्लांटेशन का एडवांटेज बताया जा रहा है। तो ये फर्स्ट एडवांटेज समझ क्या है। सेकेंड एडवांटेज ट्रांसप्लांटेशन का क्या है, तो ट्रांसप्लांटेशन मेथड से क्रॉप प्लांट्स का कल्टीवेशन करने के क्रम में वीक प्लांट को सेपरेट करने में भी हम लोग हेल्पफुल होते हैं।
यानी ट्रांसप्लांटेशन मेथड से कल्टीवेशन कर रहे हैं, प्लांट नर्सरी से प्लांट को हम लोग अपरूटेड किए, उसमें वीक प्लांट है, अनहेल्दी प्लांट है, तो उसको सेपरेट कर देंगे, उसका प्लांटिंग करेंगे ही नहीं प्रिपेयर्ड फील्ड में। तो ये भी एक फायदा है कि अनहेल्दी एंड वीक प्लांट को पिक आउट करने में हेल्पफुल होते हैं ट्रांसप्लांटेशन मेथड से कल्टीवेशन करने में। ये सेकेंड है एडवांटेज होगा ना। ट्रांसप्लांटेशन मेथड से किसी प्लांट का कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्रॉप प्लांट्स का, तो उसमें क्या होगा कि जितना भी अनहेल्दी प्लांट एंड वीक प्लांट होगा उसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, केवल हेल्दी प्लांट को ही प्रिपेयर्ड फील्ड में क्या करेंगे, प्लांटिंग करेंगे। ये दूसरा एडवांटेज हो जाएगा। थर्ड एडवांटेज ये है कि ट्रांसप्लांटेशन मेथड से प्लांट्स का कल्टीवेशन करने के क्रम में अनवांटेड प्लांट को भी पिक आउट करने में हम लोग हेल्पफुल होते हैं। मान लिया जाए यूजलेस प्लांट्स है, अनवांटेड प्लांट है, प्लांट नर्सरी में ग्रो कर गया, तो उस नर्सरी से वैसे प्लांट को छोड़ देंगे, वहां नर्सरी में ही छोड़ देंगे, केवल हेल्दी प्लांट जो होगा उसका हम लोग प्लांटिंग करेंगे। ट्रांसप्लांटेशन का ये तीसरा में एडवांटेज है। इस तरह से ट्रांसप्लांटेशन करने से 3 टाइप्स ऑफ एडवांटेज मिलते हैं। आई बात समझ में? एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। आर्यन समझ में आया आपको? सर यस सर। शुभम? यस सर। चलिए मनस्वी बताइए। मनस्वी? यस सर। समझ में आ गया जो ट्रांसप्लांटेशन का एडवांटेज बताए हैं? यस सर। मयंक बताएंगे ट्रांसप्लांटेशन के एडवांटेज समझ गए? यस सर। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, पहले एग्जांपल इसका लिख लीजिएगा, डिफिनेशन के बाद लिखिए प्लांट्स लाइक पैडी। सर हाँ सर ये सब जो आप लिखवा रहे हैं, हाँ सर कॉपी मिलेगा तो सब सीआई सब ना करवाएंगे ना, तो ये कोई अलग से क्वेश्चन आंसर रहेगा? नहीं, हाँ इसमें कॉपी जो मिला है उसमें बनाते रहेंगे, और पूरा नोट्स सर चैप्टर का कंप्लीट हो जाए तब फिर लास्ट में एक्सरसाइज बनाएंगे, जो आपके स्कूल में बुक चलता है उस बुक का एक्सरसाइज सर बना लेंगे। बहुत बच्चे तो अलग अलग स्कूल का रहेंगे, तो सब अलग अलग बच्चे बनाएगा। हाँ अपने बुक का एक्सरसाइज बना लेना है जो आपके स्कूल में बुक सर चलता है। ट्यूशन कॉपी में मतलब कोचिंग की कॉपी में? हाँ कोचिंग के कॉपी में ही बना करके आप चेक करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? ओके। चलिए क्वेश्चन लिखिए, राइट एनी 3 एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। राइट एनी 3 एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। हो गया? ट्रांसप्लांटेशन कंप्लीट हो गया। यस सर। सर क्या बोले, क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए। राइट एनी 3 मेथड्स, 3 एडवांटेज, मेथड नहीं, राइट एनी 3 एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। राइट एनी 3 एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। हो गया? देखिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, सोइंग ऑफ सीड्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछ देता है कि सीड्स को या प्लांट्स को फील्ड में प्रॉपर डेप्थ और प्रॉपर डिस्टेंस में सोइंग करना जरूरी है, क्यों? सीड्स को फील्ड में प्रॉपर डेप्थ एंड प्रॉपर डिस्टेंस पर सोइंग करना क्यों जरूरी है? इसका आंसर कोई बता पाएंगे? बोलिए, इसका आंसर कोई बता पाएंगे? सर एक बार क्वेश्चन फिर से लिखिए।
क्वेश्चन ये है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सो द सीड्स in field at proper distance and in proper depth। फील्ड में सीड्स को प्रॉपर डिस्टेंस एंड प्रॉपर डेप्थ में सोइंग क्यों जरूरी है? फॉर द बेटर ताकि जितने क्रॉप है सबको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल सके। हाँ ठीक है, और सीड का प्रॉपर जर्मिनेशन हो सके। इसीलिए ना सीड्स अगर मान लिया जाए फील्ड में नजदीक सोइंग कर दिया जाए तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। सीड के जर्मिनेशन से जो प्लांट ग्रो करेगा उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, और उस केस में उसमें प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, उससे कम जाएगा। और बहुत ज्यादा डेप्थ में अगर जो है सीड का सोइंग कर दें तो सीड क्या होगा, डेड हो जाएगा, सड़ जाएगा, डीके कर जाएगा। उसको सनलाइट नहीं मिलेगा, टेम्परेचर नहीं मिलेगा, जिससे सीड जर्मिनेट ही नहीं करेगा। और सीड अगर फील्ड के सरफेस पर ही रह जाए तब क्या होगा? फील्ड के सरफेस पर रह जाए तो बर्ड्स उसको क्या कर देगा, पिकअप कर देगा। बर्ड सब खा जाएगा ना सरफेस पर सीड्स अगर रह जाए तो इसीलिए ये कहा गया है कि सीड्स को फील्ड में प्रॉपर डिस्टेंस एंड प्रॉपर डेप्थ में सोइंग करना जरूरी है। लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए इसको, व्हाई इज इट नेसेसरी, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सो द सीड्स, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सो द सीड्स in field, why is it necessary to sow the seeds in field at proper distance, at proper distance and in proper depth, at proper distance and in proper depth। हो गया, समझ में आ गया? लिखा जाएगा, सोइंग ऑफ सीड्स कंप्लीट। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। इरिगेशन, देखिए इरिगेशन क्या होता है इसके बारे में जानना है। तो होता क्या है कि क्रॉप प्लांट्स को वाटर का नीड डिफरेंट पर्पस से होता है, डिफरेंट रीजन से होता है। वाटर का नीड प्लांट को क्यों है? सबसे पहले तो कल्टीवेशन में वाटर का नीड क्यों पड़ता है? तो सीड को जर्मिनेशन के लिए जो है वाटर का नीड होता है। नहीं, दूसरा ये होता है कि सॉइल के मिनरल न्यूट्रिएंट्स को प्लांट को प्रोवाइड करने के लिए भी वाटर का नीड है, क्योंकि सॉइल में जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है जो प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है, वो प्लांट सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन नहीं कर सकता है। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है प्रेजेंट, लेकिन प्लांट जो है सॉलिड फॉर्म के न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन नहीं कर सकता है। जब भी करता है तो डिजोल्व स्टेट के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है प्लांट सॉइल से। तो ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स को डिजोल्व स्टेट में लाने के लिए और वाटर को एब्जॉर्ब करवाने के लिए किसका नीड है?
प्लांट को जो है ऐसा न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, मिनरल न्यूट्रिएंट्स मिले, इसके लिए जरूरी है कि डिजॉल्व्ड स्टेट में मिनरल आ जाए और तब प्लांट फिर जो है अपने रूट से उसका एब्जॉर्प्शन कर ले। तो वाटर क्या करता है, डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है प्लांट में। वाटर का नीड और कहाँ है जी, प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी जरूरी है वाटर। उसके बाद वाटर का नीड होता है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। मान लिया जाए फील्ड में क्रॉप प्लांट्स प्रिपेयर्ड है, ठीक ना, उस समय फ्लावर डेवलप कर रहा हो प्लांट में और उस समय अगर वाटर जितना चाहिए उतना ना मिले तो क्या होगा, फ्लावर का ग्रोथ कम जाएगा। ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो रहा हो क्रॉप प्लांट्स में, उस समय वाटर उसको प्रॉपर ना मिले, क्या होगा, ग्रेन्स का साइज क्या हो जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा। तो फ्लावर्स और फ्रूट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी क्या जरूरी है, वाटर जरूरी है। तो ये है नीड ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स, ठीक ना। तो वाटर का ये जो नीड है इसको फुलफिल क्रॉप प्लांट्स कहाँ से करते हैं, फील्ड के सॉइल में जो मॉइस्चर होता है या वाटर होता है उससे करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, अभी कुछ स्टूडेंट यहाँ नहीं दिख रहे हैं, मनस्वी, शुभम एंड प्रियांशु, 3 स्टूडेंट्स है। आर्यन राज का डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। देखिए, तो वाटर की अगर बात करें तो वाटर प्लांट कहाँ से ऑब्टेन करता है, मनस्वी, फील्ड के सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फील्ड का जो वाटर है वो बिल्कुल नहीं रहता है, फील्ड के सॉइल में वाटर जो है बिल्कुल ड्राई हो जाता है, सॉइल ड्राई हो जाता है, जरा सा भी वाटर उसको नहीं मिल पाता है प्लांट को। तब वैसी स्थिति में प्लांट ड्राई होने लगते हैं, सूखने लगते हैं। तो ऐसा न हो इसके लिए फिर क्या करते हैं हम लोग, हम सभी क्रॉप प्लांट्स को आर्टिफिशियल मेथड से वाटर देना शुरू करते हैं, अपना तरीका से वाटर देना शुरू करते हैं, और यही प्रोसेस इरिगेशन के नाम से जाना जाता है। यानी कह सकते हैं कि क्रॉप प्लांट्स को आर्टिफिशियल मेथड से वाटरिंग करने की प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं, ठीक ना। क्रॉप प्लांट्स को आर्टिफिशियल मेथड से वाटरिंग करना क्या कहलाएगा, इरिगेशन कहलाएगा। लिखिए डिफिनेशन में, द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द क्रॉप प्लांट्स, the process of watering the crop plants the process of watering the crop plants by artificial method, the process of watering the crop plants by artificial method is called irrigation. The process of watering the crop plants by artificial method is called irrigation. क्रॉप प्लांट्स को आर्टिफिशियल मेथड से वाटरिंग करना क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। अब इरिगेशन की बात करते हैं तो इरिगेशन के भी कुछ मेथड्स हैं, उस मेथड्स को लेकर पढ़ेंगे। टॉपिक में लिखिए मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के मेथड्स। फर्स्ट होता है ट्यूब इरिगेशन, ट्यूब इरिगेशन। सेकेंड होता है बेसिन इरिगेशन, थर्ड होता है
स्प्रिंकलर इरिगेशन, और फोर्थ होता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन, इरिगेशन के 4 मेथड्स हैं। शुभम यस सर। हाँ, ये मेथड्स लिखिए, इरिगेशन के मेथड लिखिए। मनस्वी आप भी लिखिए, डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। दिख रहा है स्क्रीन पर सारा कुछ? यस सर। मेथड्स ऑफ इरिगेशन में लिखिए फ्यूरो इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन। इरिगेशन का ये मेथड लिखा गया सभी को। सभी का लिखा गया जी? यस सर। यस सर। आप बताइए मनस्वी। यस सर, लिखा गया। चलिए देखिए, ये चारों मेथड एक्सप्लेन करके लाना है। पहले समझ लीजिए फ्यूरो इरिगेशन में क्या किया जाता है। फील्ड में फ्यूरो बनाया जाता है, इस तरह का फ्यूरो बनता है। फ्यूरो समझते हैं, गड्ढा बनता है। इस तरह से फ्यूरो बनता है और इसी फ्यूरो में वाटर दे दिया जाता है, वाटर सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक ना, वाटर इस तरह से ऐसे भेज दिया गया, जहां जहां गड्ढा बना है वहां वहां जो है यानी क्या हुआ, वाटर सप्लाई कर दिया गया। अब एक फ्यूरो बना हुआ है, इसमें जो वाटर भेज दिए। सेकेंड फ्यूरो ये है, इसमें वाटर को जब सप्लाई कर दिए तो प्लांट जो इसमें लगा हुआ है इस रो पर, उस प्लांट को क्या होता है, डायरेक्ट इरिगेशन हो जाता है, डायरेक्ट वाटर मिल जाता है। फ्यूरो इरिगेशन में पूरे फील्ड को वाटर से भरने की जरूरत नहीं है, इसमें फ्यूरो में ही वाटर की सप्लाई होता है। ठीक ना, जहां जहां गड्ढा बनाया गया है लॉन्गिट्यूडनली, उस गड्ढा में वाटर को सप्लाई कर देंगे तो इससे क्या होगा, प्लांट्स का इरिगेशन हो जाएगा। आई बात समझ में? आ रहा है समझ में? गड्ढा के ऊपर दोनों साइड में जो प्लांट लगा हुआ है उसको क्या हो जाता है, वाटर सप्लाई हो जाता है, वाटर मिल जाता है, इरिगेशन कंप्लीट हो जाता है। यस फ्यूरो सर। इरिगेशन समझा जी? शुभम यस सर। हाँ, इसके बाद दूसरा होता है बेसिन इरिगेशन। सेकेंड कैसा इरिगेशन है, बेसिन इरिगेशन। बेसिन इरिगेशन में क्या किया जाता है कि बेसिन इरिगेशन में पूरे फील्ड को वाटर से भर दिया जाता है। पूरा जो फील्ड होता है उसको किसी से हम लोग भर देते हैं, वाटर से भर देते हैं। जैसे पैडी के कल्टीवेशन में जो इरिगेशन होता है उसमें पैडी का जो फील्ड होता है उसको पूरे वाटर से हम लोग भर देते हैं। आई बात समझ में? इस इरिगेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिन इरिगेशन। यानी पूरे फील्ड को वाटर से भर दिया जाए इरिगेशन के जिस मेथड में, उसको बेसिन इरिगेशन बोलते हैं। जैसे पैडी प्लांट के कल्टीवेशन में बेसिन इरिगेशन होता है, या व्हीट प्लांट का जो कल्टीवेशन होता है, व्हीट का, मस्टर्ड का, इस सब का जो कल्टीवेशन होता है उसमें बेसिन इरिगेशन होता है, पूरे फील्ड को वाटर से भर दिया जाता है। फ्यूरो इरिगेशन किसका होता है, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, ये सब का जो कल्टीवेशन होता है उसको
हम लोग जो है फ्यूरो इरिगेशन से करते हैं। एक होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है वैसे एरिया में होता है जहां पर वाटर की स्कार्सिटी हो, वाटर कम हो, तो वहां पर क्या करते हैं, पाइपलाइन के जरिए इस तरह का पाइप होता है, पूरे फील्ड में भरा हुआ पाइप होता है, ठीक ना। ये पाइप का सप्लाई रहता है पूरे फील्ड में, और इसमें कहीं कहीं पर क्या रहता है, ये स्प्रिंकलर लगा होता है, बीच बीच में स्प्रिंकलर लगा होता है। उससे स्प्रिंकलर से क्या होता है, वाटर ऊपर की ओर आता है, और उसके बाद फिर जो है रेनिंग के क्रम में रेनिंग जैसा जो है वाटर सप्लाई हो जाता है क्रॉप प्लांट्स को। पूरे ये सब जितना भी जो है राउंड यहाँ बनाए हैं सब स्प्रिंकलर बना हुआ है, सारा स्प्रिंकलर से वाटर ऊपर की ओर जाएगा और फिर जो है फव्वारा के साथ नीचे, यानी जैसे रेनिंग होने के क्रम में प्लांट को वाटर मिलता है उस तरह से होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। और लास्ट होता है क्या, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि पूरे फील्ड में वाटर को हम लोग सप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली प्लांट के रूप को। अब प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ प्लांट लगा हुआ है, तो यानी इसमें पाइपलाइन के जरिए जो है डायरेक्ट क्या करेंगे कि वाटर सप्लाई यहाँ हो जाता है, प्लांट के रूट को डायरेक्ट वाटर सप्लाई हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, ठीक ना। तो इस मेथड को एक्सप्लेन करके लाइएगा सभी लोग, लिख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखिए एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। और आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगला जो क्लास होगा उस क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। हेलो, हाँ शुभम सुन रहे हैं मुझे? यस सर। हाँ शुभम, आप ऐसा करेंगे बाबू, अभी शाम में नहीं आएंगे, आपकी कॉपी लगभग रेडी है, कल सुबह 10 बजे के बाद आ सकते हैं क्या? सर जल्दी घर से अलाउ नहीं होता है बाहर जाना। अच्छा ठीक है, तो कल स्कूल करने के बाद आ जाइएगा फोन करके, ठीक है। सर आप फोन नहीं उठा, कल आज भी बहुत कल स्कूल कितने बजे तक है आपका? स्कूल कब ओवर होता है? सर स्कूल का वो 11 बजे। हाँ तो उसके बाद आ जाएगा ना, हम क्लास लेते इसके साथ फोन नहीं उठा पाता हूँ, 12 बजे कॉल कीजिएगा, हम फ्री रहेंगे उस समय, ठीक। 11 साढ़े 11 में। हाँ फोन करके आ जाइएगा, ठीक है, ओके ठीक। हाँ सर कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ अब ओवर हो गया सर, टाइम ओवर हो रहा है।